हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज़ विद अभिषेक मिश्रा चैनल। और आज हम अपने इस सीरीज़ में पार्ट 3 जो सीरीज़ है हमारा, आज हम इसमें क्लास 12th का जो समकालीन विश्व राजनीति में चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवीयता का द एंड ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड है, उसके बारे में आज हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। और इसमें आज ये पार्ट 3 है जिसमें हमने प्रीवियसली सोवियत संघ प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ कैसे था, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ और मिखाइल गोर्बाचेव का क्या इसमें रोल था, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ अलग अलग 15 देशों में टूट गया, तो 15 देशों में टूट गया और उस टूटने के बाद जो 15 देशों की जो इकोनॉमी थी, आर्थिक व्यवस्था थी, वो खराब हो गई थी। और उन आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, क्योंकि इन देशों में जो 15 देश अलग हुए थे, जिसमें 14 प्लस एक रूस खुद था, उन देशों में आर्थिक स्थिति खराब इसलिए भी हो गई थी क्योंकि इन देशों का दुनिया के बाकी देशों के साथ कोई भी ट्रेड रिलेशन, व्यापारिक संबंध नहीं था, व्यापारिक संबंध का अभाव था इन देशों की। और साम्यवाद की विचारधारा को अपनाने के कारण इन देशों में निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई फीचर्स नहीं थे, और मार्केट को ज़्यादा, बाजार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, और गवर्नमेंट ही सारे उत्पादन के साधन और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखती थी, जिसका परिणाम ये हुआ था कि इन सारे देशों की, जो पूर्वी यूरोप के देश थे जो सोवियत संघ के गुट में थे, प्लस जो सोवियत संघ के जो 15 देश थे वो, और उनके साथ जो भी उनके गुट में शामिल देश थे, उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। और अब उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई गई, और उस स्ट्रैटेजी का नाम था शॉक थेरेपी। सो शॉक थेरेपी के बारे में क्या क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक टॉपिक है शॉक थेरेपी। सो इसी टॉपिक को मैंने क्वेश्चंस के फॉर्मेट में चेंज कर दिया है कि शॉक थेरेपी की परिभाषा क्या है, शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है, और शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। तो अगेन ये जो तीनों जो ये क्वेश्चंस हैं, ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, और अगर ये क्वेश्चन आने के भी चांसेस होंगे तो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में क्वेश्चंस आएंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है। सो शॉक थेरेपी की परिभाषा तो 3 पार्ट्स में है। पहले हम परिभाषा के बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद बताएंगे कि इसकी विशेषता क्या थी, और उसके बाद हम बताएंगे कि इसके क्या क्या परिणाम हुए। सो परिभाषा क्या है। सो स्टूडेंट्स, जो सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ में अ, विश्व बैंक और आईएमएफ का अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि शॉक थेरेपी है क्या एक्चुअली। शॉक थेरेपी, थेरेपी का मतलब होता है किसी चीज़ का उपचार करना, और यहाँ पे शॉक का मतलब, शॉक वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर शॉक जो था वो एक एक व्यवस्था का ट्रांजिशन था। व्यवस्था का ट्रांजिशन क्या है, जरा इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर जो था, सोवियत संघ ने साम्यवाद को फॉलो किया था, ठीक है। और साम्यवाद को जब फॉलो किया, तो साम्यवाद से अब उनको आना था पूंजीवाद की व्यवस्था की ओर। कौन सी व्यवस्था की ओर आना था? साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर आना था। और पूंजीवाद, क्योंकि पूरा उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, वो इकोनॉमिक जो उनका स्ट्रक्चर था सोवियत संघ का, वो साम्यवाद की आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, उस पर आधारित था। अब रातों रात या कुछ ही समय में इनको इस व्यवस्था से बदलकर एक नई व्यवस्था को अपनाना है, जो पूंजीवाद की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में जब भी आप किसी व्यवस्था को चेंज करेंगे, आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, परेशानी होती है। और इसी परेशानी के लिए वर्ड यूज़ किया गया शॉक। लेकिन इस शॉक के आगे थेरेपी वर्ड इसलिए भी यूज़ किया गया क्योंकि इस परेशानी का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई, जो प्रॉब्लम सोवियत संघ और उसके ब्लॉक में जो शामिल देश थे, आर्थिक रूप से जो उनकी समस्या थी, उस समस्या का समाधान करने के लिए भाई ये परेशानी इन लोगों को थोड़ा सा उठाना पड़ता। इसलिए शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चोट पहुंचाकर उपचार करना। सो आप ये तो, जब भी आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है? चोट पहुंचाकर उपचार करना। अच्छा, ये क्या था? सोवियत संघ के विघटन के बाद जो रूस था, मध्य एशिया के गणराज्य, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि मध्य एशिया के गणराज्य कौन है। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों को विश्व बैंक और आईएमएफ, आईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बारे में चैप्टर नंबर 4 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, विश्व बैंक और आईएमएफ क्या काम करते हैं। बट फिलहाल अभी आप ध्यान रखिए कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, मध्य एशिया के गणराज्य, पूर्वी यूरोप के देशों को विश्व बैंक
आईएमएफ द्वारा निर्देशित साम्यवाद से, निर्देशित का मतलब है कि विश्व बैंक और आईएमएफ इनको देख रहे थे, इनको गाइड कर रहे थे कि आपको कैसे साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन करना है। संक्रमण का मतलब यहाँ पे परिवर्तन करना है, और संक्रमण के इस परिवर्तन के इस मॉडल को अपनाने के लिए कहा गया। और किसने कहा इस मॉडल को अपनाने के लिए? विश्व बैंक और आईएमएफ ने। क्योंकि रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप, क्योंकि पूर्वी यूरोप आपको याद होगा सोवियत संघ के गुट में शामिल था, तो सोवियत संघ और सोवियत संघ के शामिल जितने भी देश थे, उसके साथ शामिल जितने भी देश थे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए विश्व बैंक और आईएमएफ ने एक निर्देशन दिया, एक गाइड किया उन्हें कि आपको साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन करना होगा, परिवर्तन के इस मॉडल को अपनाना होगा, और इसी परिवर्तन को शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। अगेन, इससे पहले अभी जो हमने पढ़ा थोड़ी देर कुछ चंद मिनट पहले कि शॉक थेरेपी क्या है, क्योंकि शॉक थेरेपी में क्या हुआ कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन से परेशानी आई, परेशानी के लिए ही शॉक वर्ड यूज किया गया। लेकिन इस परेशानी का ऑब्जेक्टिव, शॉक का ऑब्जेक्टिव क्या था? उपचार करना। उपचार किस चीज का? जो आर्थिक समस्या सोवियत संघ और उनके गुट में शामिल पूर्वी यूरोप के देशों में प्रॉब्लम्स आ गई थी, और इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व, समाधान करने का जो बेड़ा उठाया था वो विश्व बैंक और आईएमएफ ने उठाया था। और उन्होंने कहा था आपको पूंजीवाद, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर ट्रांजिशन, परिवर्तन करना होगा, और इसी परिवर्तन में उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, और इसी परेशानी के लिए शॉक थेरेपी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है? तो विशेषता क्या है कि रूस, मध्य एशिया के गणराज्य, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ मध्य एशिया के गणराज्य के बारे में, मैं आगे एक फर्दर टॉपिक में पढ़ना है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और पूर्वी यूरोप के देशों को सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर दिया गया। सॉरी, पूर्वी यूरोप के देशों में सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर दिया गया। आपको याद होगा पूर्वी यूरोप, रूस, जो पूर्वी यूरोप सोवियत संघ का हिस्सा थे, मतलब सोवियत संघ के गुट में शामिल था पूर्वी यूरोप, ठीक है, और रूस सोवियत संघ का खुद एक हिस्सा था। और मध्य एशिया के गणराज्य वो हैं जो आज, जो मध्य एशिया के गणराज्य वो हैं, वो 14 देश हैं जो सोवियत संघ से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। यहाँ पे फिर थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि मध्य एशिया के गणराज्य क्या है, सो आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया है कि देखिए 15 देश अलग हुए थे। 15 देश में 14 देश कौन थे? अलग थे, और एक देश रूस था। तो वो जो 14 देश थे जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, उनमें कुछ देश मध्य एशिया के गणराज्य हैं, क्योंकि आपको पता होगा एशिया कॉन्टिनेंट डायरेक्शन बेस्ड बटा हुआ है, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया। तो मध्य एशिया के गणराज्य जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, सोवियत संघ एक देश के रूप में संगठित होकर मिले हुए थे मध्य एशिया। ये दो चीज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूर्वी यूरोप भी सोवियत संघ का हिस्सा था? नहीं, पूर्वी यूरोप के जो देश थे दैट वाज द पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ सोवियत संघ। पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोवियत संघ के गुट का हिस्सा थे, जिसने शीत युद्ध में पूरी दुनिया को दो भागों में बांट रखा था। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के गुट में शामिल था। लेकिन जो मध्य एशिया के देश हैं, और मध्य एशिया के देश में मैं आपको एग्जांपल बता दें, जैसे उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उसके बाद कजाकिस्तान है, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारे देश जो हैं वो मध्य एशिया के देश हैं, और जो सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। बाद में 1991 में यह अलग हो गए और ये मध्य एशिया के देश बन गए। सो ये दोनों चीज अलग अलग है कि पूर्वी यूरोप गुट में शामिल था, और मध्य एशिया के जो देश हैं वो सोवियत संघ का हिस्सा थे। ठीक है, दोनों बात अलग अलग हैं। तो देखिए, रूस और मध्य एशिया के गणराज्य अर्थात ये वही देश जो सोवियत संघ का हिस्सा थे, इनमें भी आर्थिक समस्या आई होगी, और इन्होंने साम्यवाद को फॉलो कर रखा था। और साम्यवाद में आपको पता है सार्वजनिक संपत्ति पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। और सरकार का जो नियंत्रण होता है, अब सरकार का जो नियंत्रण था सार्वजनिक संपत्तियों का, क्या कर दिया गया? उस सरकारी नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया शॉक थेरेपी के तहत। तो सार्वजनिक संपत्तियों का क्या कर दिया गया? निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। पूर्व सोवियत गणराज्य, अगेन ये एक नया वर्ड आ जाता है कि पूर्व सोवियत गणराज्य क्या है? तो पूर्व का मतलब यहाँ पे दिशा नहीं है, पूर्व का मतलब पहले। पूर्व का मतलब क्या है? पहला। तो पहला मतलब पहले सोवियत गणराज्य। पहले सोवियत गणराज्य वो जो 15 देश सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, तो उन देशों के लिए। तो ये ध्यान रहे कि पूर्व सोवियत गणराज्य शब्द का इस्तेमाल उन देशों के लिए किया जाता है जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे। जो 15 देश सोवियत संघ से जुड़े हुए थे, उनके लिए भी एक वर्ड यूज किया जाता है, पूर्व सोवियत गणराज्य।
उसमें सामूहिक फार्म, अगेन आपको पता है कि सोवियत गणराज्य, सोवियत संघ के सारे देश साम्यवाद को फॉलो कर रहे थे। साम्यवाद में जो भी खेती की जाती थी वो सामूहिक खेती की जाती थी। सामूहिक फार्मों को निजी फार्मों में, मतलब सामूहिक खेती को निजी खेतों में परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि साम्यवाद से शॉक थेरेपी में क्या होना था, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन होना था, और पूंजीवाद में प्राइवेट चीजों पर फोकस होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, प्राइवेट एग्रीकल्चर पर फोकस होता है। सो यही देखिए साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर, इसी को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए ये साम्यवाद का फीचर है और निजी फार्म पूंजीवाद का फीचर है, और देखिए साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद पूर्व सोवियत गणराज्यों में कृषि को पूंजीवादी तरीके से बढ़ावा दिया गया। पूंजीवादी तरीके का मतलब है कि मशीन्स का यूज किया गया, बाजार की डिमांड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शंस किया जाने लगा, क्योंकि साम्यवाद में क्या था कि कृषि में क्या पैदा होगा ये सरकार डिसाइड कर रही थी, कितना आपको पैदा करना है, कितने क्विंटल, कितने केजी आपको पैदा करना है, ये सब सरकार डिसाइड कर रही थी, क्योंकि सरकार का ही अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता था साम्यवाद में। लेकिन जैसे ही साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन होने लगा तो कृषि को भी पूंजीवादी तरीके से करना पड़ा। पूंजीवादी तरीके का मतलब है कि आप एडवांस मशीनें यूज करेंगे, प्लस जो भी कृषि में आप फसल क्रॉप्स को कल्टीवेट करेंगे, पैदा करेंगे, वो बाजार के डिमांड के अकॉर्डिंग करेंगे, बाजार के डिमांड के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे जो बाजार में डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग आप कृषि करेंगे। ये नहीं कि सरकार जो बोलेगी उसके हिसाब से आप करेंगे। तो यही है, कृषि को पूंजीवादी तरीके से अपनाया गया। पूर्व सोवियत गणराज्यों में आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार को, मुक्त व्यापार का मतलब होता है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि भाई आप दूसरे देशों के साथ भी आप अपने ट्रेड को ओपन करेंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे, और व्यापार इस तरीके से दूसरे देशों के साथ करेंगे जिससे आपका भी फायदा होगा और उसका भी फायदा होगा। तो पूर्व सोवियत गणराज्यों में मुक्त व्यापार की व्यवस्था अपनाई गई, और मुक्त व्यापार पूंजीवाद का सबसे बड़ा एक, मतलब सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार में क्या होता है, जब आप एक देश जब दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है, मान लो ए देश है और बी देश है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करेंगे तो बी देश जो ए देश से कुछ सामान मंगवाता है, मान लो ये बांग्लादेश है और ये अमेरिका है, तो अमेरिका अगर बांग्लादेश से कुछ सामान मंगवा रहा है तो कुछ आइटम्स को फ्री टैक्स कर देगा कि ठीक है मैं इन आइटम्स पर आपसे कस्टम ड्यूटी नहीं लूंगा। फिर वैसे ही सेम बांग्लादेश भी जब अमेरिका से कुछ सामान मंगवाएगा, तो मान लो 50 आइटम्स मंगवाया, तो 50 आइटम्स के 20 आइटम्स पर उसको टैक्स फ्री कर दिया। तो देखो दोनों को फायदा हो गया। और टैक्स फ्री करने से क्या होता है कि आइटम्स के कॉस्ट बढ़ते नहीं है, और देश में जब वो मार्केट में आता है तो लोगों को महंगा नहीं लगता। तो दोनों के लिए मतलब एक विन विन सिचुएशन होता है, फायदे वाली सिचुएशन होती है। तो शॉक थेरेपी के तहत पूर्व सोवियत गणराज्यों में, अगेन पूर्व सोवियत गणराज्य किन देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, वो देश जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे, अर्थात वो 15 देश जो सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पश्चिमी अर्थव्यवस्था के साथ इंटीग्रेटेड किया, एकीकृत किया। एकीकृत करने का मतलब होता है जोड़ा, क्योंकि पूंजीवाद में आपको पता है, पूंजीवाद में दुनिया के देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब पूंजीवाद एक तरह से वैश्वीकरण की नीति को फॉलो करता है। वैश्वीकरण के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे डिटेल में। वैश्वीकरण में क्या होता है, दुनिया की सारी देशों की अर्थव्यवस्था आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है और एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है। जैसे राइट नाउ आप देख सकते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी है, भारत की अर्थव्यवस्था सभी देशों की अर्थव्यवस्था की जुड़ी है, और ये पूंजीवाद का एक बड़ा फीचर है। तो पूर्व सोवियत गणराज्य जो कि साम्यवाद को फॉलो कर रहे थे, अब उन्हें किसको फॉलो करना था, कौन से मॉडल को अपनाना था, पूंजीवाद के मॉडल को अपनाना था। तो पूंजीवाद के मॉडल को अपनाना है तो आप अपनी अर्थव्यवस्था का पश्चिमी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे, एकीकृत करेंगे। एकीकृत का मतलब जोड़ना। सो आप इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जोड़ना। एकीकृत का मतलब है, एकीकृत का मतलब है जोड़ना। उसके बाद पूर्व सोवियत गणराज्यों में मुद्राओं की पारस्परिक परिवर्तनीयता को बढ़ावा दिया। भाई मुद्राओं की पारस्परिक परिवर्तनीयता का मतलब यह है कि भाई अब करेंसीज एक्सचेंज को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि साम्यवाद में दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते नहीं थे पूर्व सोवियत गणराज्य के देश, अपने आपस में व्यापार करते थे। लेकिन अब क्योंकि दुनिया के देशों के साथ इनका ट्रेड होने लगा है, तो भैया अब करेंसी तो एक्सचेंज करनी पड़ेगी। डॉलर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया इन देशों में, क्योंकि दुनिया में जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। तो डॉलर, मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्रेड होता है वो डॉलर में ही होता है, तो इसलिए डॉलर करेंसी एक्सचेंज को बढ़ावा दिया गया। क्योंकि जो पूंजीवाद में करेंसी एक्सचेंज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि आपको आप इंडियन जो रुपीज़ है फॉर एग्जांपल की, आपको अगर
क्रूड ऑयल खरीदना है, जो हम तेल खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, तो हम उसको डॉलर में खरीदते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन देशों में अब जो दूसरे देशों की करेंसी को भी अपनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब दूसरे देश का मतलब यहाँ पर पश्चिमी देशों से है, क्योंकि पश्चिमी देश लाइक ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के साथ ये लोग ट्रेड करने लगे, तो इन्होंने अब करेंसी को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया। सो दैट वाज द फीचर ऑफ द और विशेषता ऑफ द शॉक थेरेपी। नाउ तीसरा पार्ट है क्वेश्चन का, कह रहा है शॉक थेरेपी के तीसरा पार्ट जो कहता है शॉक थेरेपी के परिणाम। तो शॉक थेरेपी के परिणाम को हम तीन कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, उसके आर्थिक परिणाम पड़े, उसके राजनीतिक परिणाम पड़े और उसके सामाजिक परिणाम पड़े। और ये सामाजिक, ये तीनों ही परिणाम दोनों ही जगह पड़े होंगे, रूस पे भी पड़े होंगे और रूस के साथ जो 14 बाकी देश जो जुड़े हुए थे, जिनमें कुछ मध्य एशिया के गणराज्य देश थे, मध्य एशिया गणराज्य या गणराज्य वाले देश जो थे, प्लस जॉर्जिया, यूक्रेन जैसे देशों पे भी पड़ा होगा। तो आर्थिक क्षेत्र में क्या परिणाम हुआ, तो जरा देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में परिणाम कि शॉक थेरेपी के कारण जो रूस था, रूस सहित पूर्व सोवियत गणराज्य, मतलब रूस सहित जितने भी सारे सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे देश, उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, डिटेरियोरेट हो गई, क्योंकि इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए। रूस का राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा, क्योंकि रूस भी खुद कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था, साम्यवाद को फॉलो कर रहा था, साम्यवाद को फॉलो कर रहा था, तो उसमें जो भी इंडस्ट्रीज थी वो किसका कंट्रोल था उसके ऊपर, राज्य का। तो रूस का राज्य नियंत्रित इंडस्ट्रियल जो स्ट्रक्चर था वो ढह गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि अब राज्य नियंत्रित, साम्यवाद में राज्य नियंत्रित था, लेकिन अब इन्हें क्या अपनाना पड़ा, पूंजीवाद, और पूंजीवाद में राज्य नियंत्रित इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। सो लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनी को बेच दिए गए। या ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो ज़रा आप ध्यान रखेंगे इसको कि 19% जो भी इंडस्ट्रीज थे रूस में और पूर्व सोवियत गणराज्य में, उनको प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया, और प्राइवेट लोगों को भी बेचा गया, और मतलब औने पौने दाम में। औने पौने दाम का मतलब है कि अगर 100 रुपए की चीज़ है तो उसको 5 रुपए में बेच दिया गया, मतलब इतना कबाड़ के भाव में बेचा गया। इसलिए इसे इतिहास का सबसे बड़ा गैराज सेल या गैराज बिक्री भी कहते हैं। गैराज सेल इसलिए कहते हैं, गैराज का मतलब वो होता है ना जो सामान हमारा एक्स्ट्रा पड़ा रहता है या जो कबाड़ होता है। सो इसलिए कबाड़ के दाम में बेच दिया गया कि 100 रुपए की चीज़ 5 रुपए में बेच दी गई, इसलिए इसे इसे इतिहास का गैराज सेल या गैराज बिक्री के रूप में भी जाने लगा। प्लस रूस की जो मुद्रा थी रूबल, जो उसकी करेंसी थी, उसकी वैल्यू कम हो गई। वैल्यू का मतलब उसकी जो उसका वैल्यू कम हो गई, मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई, उसका मूल्य कम हो गया, मतलब अब वो ज़्यादा पैसे दे के आपको कम सामान मिल रहा है। किसी भी देश की जब करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि अब आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और कम सामान मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि पहले 1 रूबल में 1 केजी शुगर मिल जाता होगा, तो अब उसी 1 केजी शुगर को लेने के लिए आपको 2 रूबल खर्च करने पड़ते हो। तो 1 केजी शुगर के लिए, मतलब अगेन पहले आप 1 केजी शुगर 1 रूबल में ले लेते थे, अब आपको वही 1 केजी शुगर के लिए आपको 2 रूबल्स खर्च करना पड़ रहा है। सो करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। सो वही यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको बताने की कोशिश की जा रही है। खाद्यान्नों की कमी ऑलरेडी ही थी और भी कम हो गया, और रूस को फिर अपने देश की जनता के लिए फूड को इंपोर्ट करना पड़ा दूसरे कंट्रीज से। सामाजिक क्षेत्रों में क्या परिणाम आया, सो आपको फुल लेंथ में स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि ये नोट्स हैं तो इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है। आप पूरा स्टेटमेंट फॉर्म करके लिखेंगे कि शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप पूर्व सोवियत गणराज्यों में रूस सहित पूर्व सोवियत गणराज्यों में खाद्यान्नों की कमी हो गई, और रूस को खाद्यान्नों का आयात भी करना पड़ा। आप ऐसे स्टेटमेंट को फुल करके लिखेंगे। उसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में क्या परिणाम पड़ता है कि महंगाई इतनी अधिक बढ़ जाती है कि लोगों की सेविंग्स खत्म होने लगती है। अगेन लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई तो लोग डिसअपॉइंट होंगे, असंतुष्ट होंगे, सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, और आगे चल के देश की इकोनॉमी को और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। सो महंगाई बढ़ गई थी, निजीकरण से आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ गई। अब ये क्या मतलब है कि निजीकरण से आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ गई, भाई साहब। अब क्या हुआ, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको कम दाम में बेच दिया गया कुछ ही लोगों को, क्योंकि पैसा तो केवल कुछ ही लोगों के पास था। अब कुछ ही लोगों के पास पैसा था और उन्हीं लोगों ने सारे रिसोर्सेज को खरीद लिया, तो जो गरीब थे वो तो और गरीब हो गए, और जो अमीर थे और अमीर हो गए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज थे। अब उन्होंने और प्रॉपर्टी खरीद ली, क्योंकि इतिहास का गैराज सेल है, उद्योगों को सरकार ने बहुत कम दाम में बेच दिया निजी हाथों में। तो असमानता, इकोनॉमिक एंड सोशल गैप, लोगों के बीच में जो खाई थी, असमानता, इनइक्वालिटी क्या हो गई, बढ़ गई। उसके बाद माफिया वर्ग हुआ जो लैंड ग्रैबिंग, लैंड
ग्रैबिंग जो क्लास होता है, बेसिकली ये ज़मीन को हथियाने वाला जो होता है माफिया वर्ग, क्योंकि सरकार प्रॉपर्टीज़ बेच रही थी औने पौने दाम में, तो अब ये माफिया वर्ग भी पैदा हो गया जो लैंड को ग्रैब कर रहा था इलीगली। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिणाम आते हैं कि रूस सहित अधिकांश जो सोवियत संघ के पूर्व सोवियत संघ के देश थे, उनमें राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया गया। कार्यपालिका का प्रमुख का मतलब ये होता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट बना दिया गया। अब सरकार के जो भी डिसीजन होंगे राष्ट्रपति लेंगे और सारी पावर्स राष्ट्रपति को दे दी गई, जिससे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, सत्ता का केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सारी शक्ति किसके पास आ गई, एक ही व्यक्ति के पास। सारी शक्ति जो थी वो एक ही व्यक्ति के पास, जो राष्ट्रपति के पास आ गई। और देश के किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत एक बड़ा खतरा होता है कि अगर सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के पास आ जाए तो उस इससे ये चांस होता है कि देश लोकतंत्र से तानाशाही व्यवस्था में परिवर्तित होने का खतरा पैदा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि राजनीतिक क्षेत्र में रूस के साथ साथ अन्य देशों में राष्ट्रपति को सारी शक्तियां मिल गई, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। परिणाम स्वरूप निरंकुश राष्ट्रपति शासन का उदय हुआ। निरंकुश राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि जिसमें राष्ट्रपति की तानाशाही स्थापित हो जाती है। राष्ट्रपति के पास सारी पावर्स हैं, तो वो अपनी मनमर्जी करता है। तो निरंकुश का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके ऊपर अंकुश ना हो, वो निरंकुश होता है। चूंकि रूस और रूस के सहित जितने भी पूर्व सोवियत गणराज्य थे उनमें राष्ट्रपति के पास ही सारी पावर आ गई थी, तो एक उसमें निरंकुश राष्ट्रपति शासन का उदय हुआ। और आज हम देख सकते हैं जैसे रशिया है और भी दूसरे देश हैं जिसमें राष्ट्रपति एक बार बनते हैं तो वो लगातार लाइफ टाइम के लिए बने रह जाते हैं। उसके अलावा एक जो नेगेटिव रिजल्ट जो पड़ा ये था, संसद एक कमजोर संस्था बनकर रह गई। संसद एक कमजोर संस्था का मतलब ये है कि पार्लियामेंट थी वहाँ के रूस और सोवियत संघ के गणराज्यों में, लेकिन वहाँ पे जो पार्लियामेंट थी एक कमजोर वीक इंस्टीट्यूशन रहा। वीक इंस्टीट्यूशन इन द सेंस का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कानून तो बन जाते थे, लेकिन कानून कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, सारे राष्ट्रपति डिसाइड कर रहे थे। इम्प्लीमेंट करना है, नहीं करना, ये सारी चीजें राष्ट्रपति द्वारा डिसाइड हो रही थी, बस संसद नाम के लिए थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य, अगेन पूर्व सोवियत संघ का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सोवियत संघ से जुड़े हुए 15 देश थे, उन देशों में और उन देशों में से अधिकांश गणराज्य का मतलब यहाँ पे देश है, उन देशों में संघर्ष और तनाव से प्रभावित है। इस कथन को सत्यापित करें। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और 6 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और 4 मार्क्स में भी आने के चांसेस है। सो स्टूडेंट्स आपको ये थोड़ा ध्यान रखना, ये अपने आप में सेपरेट टॉपिक है जिसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। और क्वेश्चन इसी कमोबेश इसी भाषा में, इसी लैंग्वेज में कुछ शब्द के ऊपर नीचे आ सकता है, आएगा। और सेंस यही होगा क्वेश्चन का, जो भी कि जो पुराने सोवियत संघ के गणराज्य थे जब अलग हो गए सोवियत संघ से, तो उन अधिकांश देशों में संघर्ष और तनाव की स्थिति ये थी कि जैसे जो अजरबैजान, अर्मेनिया, ये आपस में झगड़ा करने लगे। उसके बाद कजाकिस्तान, यूगोस्लाविया, जो बहुत सारे जो पूर्व सोवियत संघ के देश थे, उन देशों में आपस में उन देशों के भीतर अलगाववादी आंदोलन होने लगे। अलगाववाद का मतलब ये होता है कि अब देश के भी टुकड़े, मतलब वो वैसे ही सोवियत संघ से अलग हो चुके थे और सोवियत संघ से अलग होने के बाद उन देशों के लोग और उस देश को तोड़ना चाह रहे थे, तो बहुत सारे संघर्ष और तनाव उत्पन्न हुए। देखते हैं कैसे हुआ। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्यों में संघर्ष उत्पन्न हुए और उनमें से अधिकांश को गृह युद्ध और विद्रोह का सामना करना पड़ा। गृह युद्ध का मतलब होता है देश के भीतर जब आपसी लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसे सिविल वॉर कहते हैं, जिसे गृह युद्ध कहते हैं, और विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इन क्षेत्रों का मतलब पूर्व सोवियत संघ की बात हो रही है। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक पूर्व सोवियत संघ के देशों की बात हो रही है, अगर इन क्षेत्रों की बात हो रही है तो। इसके अलावा इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार है। जो पूर्व सोवियत संघ के जितने भी राज्य हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी राज्य हैं, इन सारे राज्यों में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जैसे कोल, गैस, नेचुरल गैसेज हैं, कोल है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का ह्यूज अमाउंट में विशाल भंडार होने के कारण इन क्षेत्रों में बाहरी ताकतों का भी हस्तक्षेप बढ़ गया था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत संघ के टूटने के बाद। क्योंकि जब तक ये सोवियत संघ से जुड़े हुए थे तो इन पर बाहरी ताकत
या जो बाहरी ताकत का मतलब यहाँ पे ये है, अमेरिका और चीन जैसे देशों की बात हो रही है यहाँ पे। अमेरिका और चीन जैसे देश यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करते थे क्योंकि सोवियत संघ का इंटरनल मैटर माना जाता था। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ से ये 15 देश अलग हुए, 14 देश, जो 15 देश अलग हुए थे, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, तो इन देशों में चूंकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो इन देशों में एक्सटर्नल फोर्सेज जो जो अमेरिका और चीन को संकेत कर रहा है, इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। रूस के खुद दो गणराज्य, जो रूस के खुद के दो गणराज्य थे, चेचेनिया और दागिस्तान, में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। दागिस्तान, चेचेनिया, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किन रूस के गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुआ, और उसमें ऑप्शन ए बी सी डी करके देता है। और ए ऑप्शन देगा चेचेनिया दागिस्तान, बी ऑप्शन देगा चेचेनिया यूगोस्लाविया। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एमसीक्यू का भी तैयारी आपके साथ में हो रही है, सो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि रूस के जो दो गणराज्य थे, चेचेनिया और दागिस्तान, में हिंसक अलगाववादी का मतलब होता है कि ये रूस से अलग होने की कोशिश कर रहे थे, चेचेनिया और दागिस्तान। भाई सब, वैसे ही सोवियत संघ टूटकर 15 देशों में बट गया था और रूस को सारी जिम्मेदारी, उसका उत्तराधिकारी बना। अब रूस को भी तोड़ने की बात हो रही थी। उसके अलावा चेकोस्लोवाकिया, जो सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, उसको भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक है चेक और दूसरा स्लोवाकिया। सो यहाँ पे भी ये तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। गृह युद्ध के कारण बाल्कन गणराज्य, अब ये बाल्कन गणराज्य भी अलग गणराज्य है। बाल्कन गणराज्य, जो एड्रियाटिक सी है, यूरोप में आप मैप देखेंगे तो एड्रियाटिक सी के पास 3 स्टेट्स को बाल्कन गणराज्य कहते हैं। बाल्कन गणराज्य का मतलब, बाल्कन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, मतलब छोटे छोटे देश हैं। बाल्कनाइजेशन, किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। तो बाल्कन गणराज्य था एक यूगोस्लाविया, और उसको कई प्रांतों में विभाजित हो गया। और यहाँ नाटो ने हस्तक्षेप किया, नाटो ने बमबारी भी की थी, आई थिंक 1999 में की थी, इसको जरा कंफर्म करना होगा। सो यूगोस्लाविया पे बमबारी हुई। बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, जो यूगोस्लाविया का हिस्सा थे, इन्होंने, बोस्निया ने, हर्जेगोविना ने, स्लोवेनिया ने, क्रोएशिया ने, यूगोस्लाविया से खुद को अलग घोषित कर दिया। मतलब यूगोस्लाविया एक पूरा देश हुआ करता था, अब इनसे ये वाले हिस्से अलग हो गए। तो ये भी पूर्व सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो यही क्वेश्चन हम जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप एक चीज और देखिएगा स्टूडेंट्स की, जो क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में है। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष और तनाव से प्रभावित थे। ये क्वेश्चन कम और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का जो आपको आंसर कैसे करना होता है, बाय गिविंग एग्जांपल्स। आप जब भी, दो क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें क्यों, कहाँ, कैसे, ये वर्ड लगे हुए होते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में होता है। और एक क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट बेस्ड। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टेटमेंट को वेरीफाई करना होता है, जैसे इसमें लिखा है सत्यापित करें। और वेरीफाई स्टेटमेंट तभी होगा जब आप मोर एग्जाम्पल देंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल से हम ये इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि यस, पूर्व सोवियत गणराज्य के जो अधिकांश देश थे, उनमें संघर्ष और तनाव की स्थिति थी। बाल्टिक क्षेत्र के बारे में बता ही दिया। बाल्टिक में एस्टोनिया, लैटविया और लुथानिया थे, और ये तीनों ही अलग होने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें सबसे पहले लुथानिया ने मार्च 1990 में खुद को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र घोषित कर लिया। फिर ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक लगातार गृह युद्ध जारी रहा। ये एमसीक्यू में आता रहता है, ये पिछली बार भी आया था कि पूर्व सोवियत गणराज्य के कौन से देश में 10 वर्षों तक सिविल वॉर, गृह युद्ध चला, तो वो देश कौन सा था? ताजिकिस्तान। देखिए, इसमें ना दो चीज हो गई, आप क्वेश्चन का आंसर भी कर रहे हैं, साथ में एमसीक्यू भी आपका कंप्लीट हो रहा है। तो जब भी स्टूडेंट्स आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स को पढ़ने में आप ये चीज जरा ध्यान रखेंगे कि आप एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट दोनों ही क्लियर कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू जब दोनों साथ में क्लियर करेंगे तो आप पे लोड कम पड़ेगा। अगेन, मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया हुआ था, जो पार्ट 1 में मैंने बताया था, बच्चे वन शॉट करने के चक्कर में रहते हैं। वन शॉट का वो वन शॉट जैसा ही रह जाएगा, और वो वन शॉट जैसा ही आपके एग्जामिनेशन में लगेगा। तो आपका फोकस ना वन शॉट पे होने होने की बजाय आपके कॉन्सेप्ट्स पे होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, वन शॉट भी हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट आप 6 और 4 मार्क्स से क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे। मैं ये स्टूडेंट्स को एडवाइस करता रहता हूँ। अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध शुरू हो गया। और अजरबैजान और अर्मेनिया में तो आज भी वॉर होता रहता है। हालांकि ये दोनों पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य देश थे, लेकिन इनमें वॉर अभी भी आपस में भी होता रहता है। नागरोनो काराबाख एक जगह है, और अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच वही नागरोनो काराबाख को लेकर अभी भी झगड़ा होता रहता है। सो ये एक रिसेंट अपडेट है। सो एक टॉपिक, आई थिंक ये पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी मैंने इसको ऐड कर दिया है। अरब स्प्रिंग क्या है, और अरब स्प्रिंग के साथ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई, और अरब स्प्रिंग में जो विरोध हुआ उसके कौन कौन से तरीके अपनाए गए। अगेन, इसमें ही एक पार्ट का क्वेश्चन ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा, चौथा पार्ट ये रहा।
सो अरब स्प्रिंग नाम से लग रहा है कि कुछ भी हुआ हो, ये सारे अरब एरियाज में हुए होंगे। और अरब देश जो है वो अरब देश जो है वो सीरिया, ईरान, इराक, इज़राइल, सऊदी अरेबिया, यमन, ये सारे जो देश हैं, बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि भारत से वो देश किधर पड़ेंगे, तो भारत से पश्चिम दिशा की ओर वो देश पड़ते हैं, इसलिए हम उसे पश्चिमी देश भी कहते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया, यमन, कुवैत, ओमान, यमन, उसके बाद सीरिया, इराक, ये सारे जो देश हैं वो अरब क्षेत्र के देश माने जाते हैं। इज़राइल, लेबनान, जॉर्डन, ये सारे अरब देश के क्षेत्र हैं। और इन देशों में अरब स्प्रिंग का यहाँ पे ये मतलब है कि इन देशों में, आप जितने भी मैंने इन देशों के नाम लिए हैं, आप देखेंगे इनमें किसी में भी लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। आइदर मोनार्क सिस्टम है, नहीं तो डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाह है, नहीं तो राजतंत्र है। अब इन देशों के लोगों ने भी, और खासकर इन देशों में एक सबसे इम्पोर्टेंट देश था टूनिशिया। टूनिशिया एक देश था और वहाँ पे भी डिक्टेटरशिप, तानाशाही थी। तो इन अरब देशों में से टूनिशिया के में कुछ इंसिडेंट हुआ और वहाँ पे इस देश में लोकतंत्र को लाने की एक सब मूवमेंट हुआ, और वही आगे चलकर अरब स्प्रिंग के नाम से बना। तो मैं इन शॉर्ट आपको ये बता दूं कि अ, अरब स्प्रिंग क्या है। तो अरब स्प्रिंग अरब देशों में वही सीरिया, इराक और यमन, इन सभी देशों में लोकतंत्र को लाने के लिए जो आंदोलन हुए, लोकतंत्र को लाने के लिए जो आंदोलन हुए, वही अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत टूनिशिया से हुई। ये सीधा सपाट एक स्टेटमेंट है कि अरब स्प्रिंग क्या है। तो पश्चिमी देशों में, अरब, सीरिया, इराक, इन सब देशों में लोकतंत्र को और लोकतांत्रिकरण के लिए जो आंदोलन हुए, उसी को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 2009 में टूनिशिया से हुई। टूनिशिया से क्यों होती है, उसका एक बड़ा रीजन ये था कि टूनिशिया में एक सब्जी विक्रेता, वेजिटेबल वेंडर था, जिसका नाम बोजीजी था। बोजीजी कुछ कहते हैं। और उसकी सब्जी को पुलिस वालों ने ठेला था, ठेले को हटा दिया, ठेले को फेंक दिया, उसकी सब्जी भी रोड पे गिर गई। और उसी गुस्से में उसने क्या किया, खुद को सेल्फ इमोलेट कर लिया, आग लगा ली। और उसके बाद से लोगों में तो वैसे ही गुस्सा भरा पड़ा था सरकार के खिलाफ। और उसके बाबूजी के इस इंसिडेंट से लोगों का गुस्सा बाहर आ गया और लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, आंदोलन किया, और वहाँ की सरकार को लोगों के सामने झुकना पड़ा। और फिर वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई, इलेक्शंस हुए। तो टूनिशिया में सबसे पहले अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है। और अरब स्प्रिंग क्या है कि अरब क्षेत्रों में लोकतंत्र को लाने के लिए जो पहली पहल हुई थी, वो टूनिशिया से 2009 में स्टार्ट हुई थी, जो बाद में ये अरब स्प्रिंग जंगल की आग की तरह दूसरे अरब देशों में, सीरिया, लीबिया, मिस्र, यमन जैसे अरब देशों में फैल गया। और यहाँ पे भी लोकतंत्र को लाने के लिए आंदोलन हुए, जो कि एक असफल आंदोलन था, क्योंकि कुछ देर तक तो चला, लेकिन बाद में ये सारे देश खुद के गृह युद्ध में फंस गए। और आज भी इन देशों में, सीरिया और लीबिया में तो खासकर गृह युद्ध जैसी स्थिति है। यमन में भी पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है। लीबिया भी पॉलिटिकल अनस्टेबल है। थोड़ा मिस्र ही है जो पॉलिटिकल स्टेबल है, बाकी ये सारे पॉलिटिकली अनस्टेबल, राजनीतिक रूप से अस्थिर देश हैं। और ये अस्थिरता का एक बड़ा कारण वही है कि अरब स्प्रिंग जो 2009 में शुरू हुआ और इन देशों में फैल गया, तो इन देशों की जो तानाशाही सरकार थी, उनको उखाड़ के फेंक दिया लोगों ने। जैसे लीबिया में गद्दाफी था, तो गद्दाफी को लोगों ने हटा दिया। फिर उसके बाद कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन देशों को नहीं दे पाया। सो ये एक सेपरेट स्टोरी है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि क्यों हुआ अरब देशों में। सबसे उसका बड़ा रीज़न ये था कि भाई इन देशों में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। जनता को इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, और तानाशाहों और राजाओं को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए लोगों ने संघर्ष शुरू किया। उसके बाद पूर्ण तानाशाही थी। पूर्ण तानाशाही का मतलब एक ही व्यक्ति शासन कर रहा था, वो अपनी मनमर्जी चला रहा था। तो लोगों को, जाहिर सी बात है, जब सरकार ही अपनी जनता के प्रति संवेदनशील नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है जनता फिर प्रोटेस्ट करेगी। तो जनता इसलिए तानाशाही को बदल के लोकतंत्र को लाने के लिए आंदोलन करने लगी, जो अरब स्प्रिंग के नाम से जाना गया। भैया, इनका विरोध का तरीका क्या था, लोगों ने विरोध कैसे किया, हड़तालें हुई, विरोध किया गया, सरकार, आगजनी की घटना हुई, लोगों द्वारा मार्च, मार्च का मतलब कैंडल मार्च जो करते हैं, इन सब को ये सब किया गया। सो ये सब चीज़ें अरब स्प्रिंग में किया गया। सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये जो थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद से मतलब पढ़ेंगे, जब टॉपिक को क्लियर करेंगे और उन्हें लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जैसे हमने बिफोर अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है। तो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इनको मैं वन लाइन में, स्टेटमेंट में लिख लूँ, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस शब्दों के हेर फेर के साथ अमूमन ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो टॉपिक हमारा कंप्लीट है।
और टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस टॉपिक बेस्ड भी हैं जो चैप्टर में जो बुक्स में बताए गए हैं, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस होते हैं जो टॉपिक से रिलेट तो नहीं करते हैं लेकिन टॉपिक के आसपास घूमते रहते हैं, तो आपको टॉपिक को डीपली समझ कर उसका आंसर करना पड़ता है। और सब में सबसे इम्पोर्टेंट उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो सोवियत संघ था उसके विघटन का भारत पे प्रभाव क्या पड़ा, या सोवियत संघ जो था वो भारत का एक बहुत अच्छा और पुराना दोस्त हुआ करता था, और यही सोवियत संघ की जगह जो रूस है वो भी भारत का एक अच्छा और पुराना दोस्त है। तो हुआ करता था, और क्योंकि भारत अपने आर्थिक ज़रूरत और व्यापारिक ज़रूरत और राजनीतिक ज़रूरतों के लिए सोवियत संघ पर निर्भर था, क्योंकि सोवियत संघ ने भारत की बहुत ज़रूरत के समय भारत की मदद करी है, और मिलिट्रीली मतलब सैन्य रूप से भी भारत जो है सोवियत संघ पर निर्भर था। और आज की डेट में भारत अपनी मिलिट्री आवश्यकताओं के लिए रशिया पर भी निर्भर है, क्योंकि भारत का जो 60% जो हथियार हम इंपोर्ट करते हैं, वेपन इंपोर्ट करते हैं, वो आज की डेट में भी हम रशिया से कर रहे हैं। सो द थिंग इज़ कि भारत जो है सैन्य और आर्थिक रूप से सोवियत संघ पर निर्भर हुआ करता था। और जाहिर सी बात है सोवियत संघ हमारा इतना पुराना दोस्त था, और जैसे कि जो हमारा पुराना दोस्त है एक पावरफुल दोस्त है, और अगर वो हमारे दोस्त कमज़ोर हो जाता है तो जाहिर सी बात है फिर हम पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भारत का जो पुराना दोस्त था वो कमज़ोर हो गया था, वो टूट गया था, और इसका भारत पे भी प्रभाव पड़ा। तो भारत का इस पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा देख लेते हैं। भारत आर्थिक और व्यापारिक रूप से यूएसएसआर पर निर्भर, यूएसएसआर का मतलब सोवियत संघ पर निर्भर था। भारत अपना जितना भी विदेशी व्यापार करता था उसमें अधिकांश व्यापार वो सोवियत संघ के साथ करने की कोशिश करता था, और इसके बदले भारत रूबल करेंसी को स्वीकार करता था। तो जब सोवियत संघ खुद कमज़ोर हो गया, टूट गया, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया, तो भाई भारत को अब अपना जो सामान और व्यापार करना था, अब उतना व्यापार नहीं हो पा रहा था यूएसए सोवियत संघ के साथ और रूस के साथ। तो भारत को अब दूसरे देशों की तरफ अपना रुख करना पड़ा, कि अब दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स, दूसरे व्यापारिक देशों की तलाश करनी पड़ी। देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद दोनों देशों के बीच बीच में व्यापार में गिरावट आ गई। परिणाम स्वरूप भारत को अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना पड़ा। उदाहरण के लिए भारत ने आसियान के साथ अपने रिलेशन को अच्छा किया। नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है हम उसमें इसको डिटेल से करेंगे। आसियान क्या है। स्टूडेंट्स आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने हैं, और आप इसको 2 into पे करके देख सकते हैं, नहीं तो 1.5 पे करके देख सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप टॉपिक्स को पकड़ के टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स को डील कर पाएंगे। वन शॉट, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको हेल्प करेगा सिर्फ एमसीक्यू और को सॉल्व करने में, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो होगी वो आपको केवल टॉपिक्स को डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही मिलेगा। उसके अलावा सोवियत संघ के विघटन से रूसी मुद्रा रूबल में भी गिरावट आ गई। अगेन वैल्यू कम हो गई थी। शॉक थेरेपी में हमने पढ़ा था कि रूसी मुद्रा की रूबल की वैल्यू मूल्य में गिरावट आ गई। तो अगेन दोबारा क्योंकि सोवियत संघ कमजोर हो गया, तो अगेन उसी समय हुआ था, शॉक थेरेपी साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा था, तो सोवियत संघ के जो वैल्यू थी, जो मुद्रा थी रूबल में भी गिरावट आ गई, और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रूबल की मात्रा अधिक थी, क्योंकि भारत अपना ज़्यादातर जो फॉरेन ट्रेड था वो रूबल सोवियत संघ के साथ करता था, और एक्सचेंज में भारत उसे रुपीस देता था, अ, और वो जो था हमें वो रूबल में पे करता था। तो रूबल भारत के जो फॉरेन रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार का था, वो एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। अब रूबल की वैल्यू गिर गई तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की भी वैल्यू गिर गई, और यही कारण भी बना कि 1991 में भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि भारत का क्या आर्थिक संकट था। ठीक है। भारत को रूस से मिलने वाली जो सैन्य तकनीक थी वो भी कमी आ गई, क्योंकि बेचारा खुद कमजोर हो गया सोवियत संघ। अभी अपने घर पर ध्यान देगा, अब दूसरे की तकलीफ को क्या ध्यान देगा। तो भारत को जो रूस से जो मिलिट्री हेल्प मिलती थी, वो भी कम हो गई, जिसके कारण भारत को अमेरिका जैसे देशों के साथ अब मिलिट्री रिलेशंस इस्टेब्लिश करने पड़े। भारत को अमेरिका से कुछ वेपन्स को इंपोर्ट करना पड़ा। विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका के दबाव में रूस की ओर से मिलने वाली तकनीक की सहायता में भी कमी आ गई, क्योंकि रूस हमें क्रायोजेनिक इंजन देने वाला था। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, रॉकेट्स में यूज़ होता है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है ये रॉकेट्स के लिए जो स्पेस में जाते हैं। और क्रायोजेनिक इंजन से क्या हो सकता था कि हमारा जो उसका यूज़ हम मिसाइल्स में भी कर सकते थे और स्पेस रॉकेट के लिए भी कर सकते थे।
और अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत को ये टेक्नोलॉजी मिले, रूस देने के लिए तैयार था, बट सोवियत संघ ऑलरेडी वीक हो चुका था, तो अमेरिका ने इनडायरेक्टली रूस पे दबाव बनाया कि आप क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं देंगे। तो रूस ने टेक्नोलॉजी नहीं दी, बट इनडायरेक्टली क्रायोजेनिक इंजन का सपोर्ट किया, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की। तो वही टेक्नोलॉजी की सहायता में कमी आ गई। फिर भारत ने अपनी विदेश नीति में थोड़ा सा चेंज किया और भारत ने पूर्व की ओर देखो और पश्चिम की ओर देखो की नीति को शामिल किया। पूर्व की ओर मतलब, क्योंकि भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे तो भारत के नक्शा में पूर्व की ओर देखो तो भारत का ईस्ट पार्ट ये पड़ेगा, और भारत ने अपने जो ईस्ट में जो बसे हुए कंट्रीज थे उनकी तरफ अब ध्यान देना शुरू किया, उनके साथ ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। और साथ में पश्चिम की ओर अगेन वही सऊदी अरेबिया, ओमान, इराक, इन सब के साथ भी अपने फॉरेन ट्रेड को, विदेशी व्यापार को, अपने संबंध को सुधारने का प्रयास किया। तो वही जो पहले हमने पढ़ा था कि भारत को अपने अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना पड़ा। अन्य देशों का मतलब ये है कि पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर भारत ने, पश्चिम की ओर जो बसे हुए देश थे और पूर्व की ओर बसे हुए जो देश थे उनके साथ अपने रिलेशन को इस्टेब्लिश करना पड़ा। उसके अलावा भारत ने अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि सोवियत संघ जब तक मजबूत था हमें इसकी नीड फील नहीं हुई कि हमें किसी और देशों के साथ भी रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। बट सोवियत संघ के वीक होने के बाद हमने दूसरे देशों के साथ भी अपने विदेशी संबंध स्थापित किए। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि ये क्वेश्चन इस बार पूरा बोर्ड के एग्जाम में आया था, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, और स्टेटमेंट कुछ हेर फेर शब्दों के साथ ऐसे ही था। तो क्वेश्चन ये था कि रूस के साथ भारत के रिश्ते भारत की विदेश नीति का इम्पोर्टेंट पहलू हैं, महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सोवियत संघ इज़ द फ्रेंड ऑफ, मतलब एक ओल्ड फ्रेंड है भारत का, और एक एक मजबूत फ्रेंड रहा है। क्यों? क्योंकि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, और भारत को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर। तो वहीं से दोनों की दोस्ती मजबूत हुई, जो कि आज तक रूस कंटिन्यू उस दोस्ती को निभा रहा है। इसलिए भारत की जो विदेश नीति में रूस का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जो इररिप्लेसेबल है, मतलब उसको कोई बदल नहीं सकता। तो भारत रूस के साथ अच्छे राजनयिक और रणनीतिक संबंध है। रूस के साथ राजनयिक का मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, राजनयिक का मतलब वहाँ का ऑफिसर, मतलब रूस के अधिकारी हमारे यहाँ, हमारे अधिकारी वहाँ आते जाते रहते हैं। और स्ट्रैटेजिक रिलेशन ये है कि अलग अलग टॉपिक्स को लेकर हमारे रिलेशन अच्छे हैं, मतलब हमारी सोच मिलती है, आतंकवाद को लेकर, डिफरेंट ट्रेड को लेकर, बहुत सारे टॉपिक्स जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उन सब को लेकर हमारे जो सोच है, भारत और रूस की जो सोच है वो मिलती है। इसलिए हमारे राजनयिक और रणनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत और रूस एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का दृष्टिकोण रखते हैं। अगेन मैंने अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले ही बताया कि दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो मैच करते हैं। भारत और रूस दोनों ही एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना करते हैं जिस जो बहुध्रुवीय हो। बहुध्रुवीय अगेन अभी चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीय। दो ध्रुव का मतलब दो सुपर पावर, दो सुपर पावर कंट्री। एक ध्रुव का मतलब क्या होगा कि एक सुपर पावर कंट्री है। अगर अगर मैं बहुध्रुव वर्ड यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स बहुध्रुव का मतलब ये होगा कि बहुत सारे, दो नहीं, तीन या तीन से ज्यादा शक्तिशाली देश होंगे जो दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं। तो भारत और रूस दोनों ये बात मानते हैं कि दुनिया में एक या दो सुपर पावर कंट्रीज नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए, ताकि दुनिया की राजनीति में बैलेंस बना रहे। जिसका अर्थ है, देखिए, जिसका अर्थ है कि ऐसी विश्व व्यवस्था जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई शक्तिशाली देश होंगे और सभी देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए। स्वतंत्र विदेश नीति का मतलब यह है कि सभी देश अपनी इच्छा से दूसरे देशों के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करे, किसी के दबाव में ना आए। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि स्वतंत्र विदेश नीति का मतलब क्या होता है। जैसे ईरान के साथ अमेरिका के रिलेशन खराब है। अगर आप देखेंगे, आपको पता ही होगा, या नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ईरान के, पता ही होगा, टीवी में आता रहता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ईरान और अमेरिका के रिलेशन खराब है। ठीक है, ईरान और अमेरिका के रिलेशन खराब है, लेकिन ईरान का भारत के साथ रिलेशन अच्छा है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ कोई भी ट्रेड ना करे, तो ईरान से कोई तेल ना खरीदे। तो कोई तेल ना खरीदे तो वो चाहता है कि भारत भी ईरान से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत को ईरान से तेल खरीदने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अभी भारत की मर्जी है ना, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र होनी चाहिए। भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति मतलब भारत की अपनी मर्जी है कि वो किसके साथ तेल खरीदेगा, किसके साथ साबुन खरीदेगा। लेकिन अमेरिका चाहता है कि नहीं, इसके साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। अगर किसी ने ईरान के साथ ट्रेड किया तो अमेरिका अपनी कंपनी वहां से वापस बुला लेगा। अब ये इनडायरेक्ट धमकी है भारत को कि भैया अगर आपने ईरान से तेल खरीदा तो हम अपनी आपके साथ अपना व्यापार कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब क्योंकि भारत
अगर अमेरिका के साथ व्यापार खत्म करता है तो भारत को बहुत ज़्यादा लॉस होगा इकोनॉमिकली, क्योंकि बहुत सारी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है मेजॉरिटी वो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अलॉन्ग विद और भी देशों की हैं। सो इससे भारत में बेरोजगारी और इकोनॉमिक क्राइसिस आने की चांसेस है। तो भारत ने कहा ठीक है, हम ईरान के साथ तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर यही बहुत सारी सुपर पावर कंट्रीज होती, बहुत सारे शक्तिशाली देश होते, तो उस केस में अमेरिका भारत पे दबाव नहीं बना पाता, या भारत खुद एक सुपर पावर कंट्री होता तो भारत अ, अमेरिका की बात नहीं मानता। जैसे चाइना है, चाइना पे भी प्रेशर बनाया कि आप भी नहीं खरीदेंगे, लेकिन चाइना ने कहा भैया कुछ भी करते रहो, हम तो अपनी मर्जी करेंगे। ठीक है, तो चाइना और अमेरिका, अमेरिका चाहता है कि चाइना ईरान के साथ कोई तेल और कोई रिलेशन ना रखे। चाइना ने कहा भैया ये मामला हमारा है, हम डिसाइड करेंगे। और जैसे अमेरिका ने मना किया, चाइना ने ईरान के साथ 25 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि हम आपसे तेल खरीदेंगे और हमारा रिश्ता मजबूत होगा। तो अमेरिका जो बोलता है चाइना उसका उल्टा करता है। क्यों? चाइना एक आज की डेट में, भाई कहो या ना कहो, तो एक सुपर पावर कंट्री बन चुका है। इनफ इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, इसलिए वो अमेरिका को चैलेंज करता रहता है। इसलिए वो अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र बनाए रखता है। तो इसलिए किसी भी देश को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखनी होगी तो उसको शक्तिशाली बनना पड़ेगा, और ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना करनी पड़ेगी जहाँ पे वो केवल एक शक्ति नहीं, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो, मतलब बहुत सारी शक्तियाँ हों। ठीक है जी। सो उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि भारत और रूस का अ, उसके बाद जो अगला टॉपिक है, मतलब अगला जो पॉइंट है कि भारत और रूस के रिश्ते में विदेश नीति का क्या इंपॉर्टेंस है, भारत की विदेश नीति में रूस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो भारत और रूस ने 2001 में एक समझौता किया, और वो समझौता 2001 में समझौता किया और रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। रणनीतिक वही कि हम दोनों एक दूसरे को लेकर अलग अलग टॉपिक्स पे एक दूसरे का हमेशा सपोर्ट करेंगे। रूस कश्मीर ऊर्जा आपूर्ति का मतलब कि भारत को वो तेल और गैस अवेलेबल कराएगा। कश्मीर के मुद्दे पे, ऊर्जा आपूर्ति के मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पर रूस भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है। और मध्य एशिया के देश, वही जो सोवियत संघ से पहले जुड़े हुए देश थे, उन तक पहुंच प्रदान करने के लिए भारत का समर्थन करता है। रूस के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार बाजार है, मतलब रूस के लिए हम भारत जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है, और भारतीय सेना को एडवांस सैन्य उपकरण और टेक्नोलॉजी भी मिलती है। तो भारत के पास जितने भी जैसे सुखोई 30 है, जितने भी फाइटर जेट्स हैं, मेजॉरिटी वो हमारे रूस ने दिया है। और एक ब्रह्मोस मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। तो ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है, ये दोनों ही तैयार किए गए हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से, और रशिया ने इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है भारत को। ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ब्रह्मोस का जो BRAH है वो ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर है, और मॉस का जो मॉस्को है वो मॉस्को की, मतलब रूस की मॉस्को रिवर को लेकर है। तो इन दोनों ने कोलैबोरेशन करके, सहयोग करके, जिसमें रूस ने भारत को मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करी है। इसलिए रूस हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में उसका एक विशेष स्थान है। भारत रूस से तेल भी आयात करता है, और ख़ासकर यूक्रेन क्राइसिस के बाद तो भारत ने सबसे ज़्यादा रूस से ही तेल आयात किया है। रिसेंट रिपोर्ट है कि 2023 में भारत ने सबसे ज़्यादा रूस से ही तेल आयात किया है। तेल संकट के दौरान रूस बार बार भारत की मदद के लिए आया है। जैसे यूक्रेन पे जब अटैक हुआ, तो रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया, तो इंटरनेशनली तेल के दाम बढ़ने लगे, क्योंकि यूक्रेन रूस पर बहुत सारे देशों ने सैक्शंस लगा दिए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। तो जब अंतर्राष्ट्रीय तेलों के दाम बढ़ने लगे तो भारत पे भी इसका असर पड़ने लगा। तो रूस ने कहा बेटा, मतलब भारत को बोला कि चिंता मत करो, भाई है, और छोटे भाई की मदद मैं करूँगा। तो फिर उसने भारत को सस्ते दामों पर, चीप प्राइस पर जो है तेल दिया। उसके बाद रूस जो है भारत की परमाणु ऊर्जा के लिए भी महत्वपूर्ण है, और भारत के अंतरिक्ष उद्योग को सहायता भी प्रदान करता है। भारत जो भी अपना स्पेस प्रोग्राम चलाता है उसमें रूस एक अच्छा खासा हमें हेल्प करता है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उनको भी लेकर उनके ट्रेनिंग के पर्पज से भी स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में रूस हमारी लगातार मदद करता है। जैसे कि क्रायोजेनिक रॉकेट देकर, जब भारत को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, दिया था। टेक्नोलॉजी नहीं दिया था, रॉकेट दिया था। रूस और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल, अभी थोड़ी देर पहले बताया, सिस्टम का सह निर्माण का मतलब एक साथ निर्माण किया है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारत और रूस के बीच में 2022 में $30 अरब से अधिक का बायलैटरल ट्रेड, द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। और 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच में अभी तक आई थिंक $157 बिलियन का, या 57 का है, कंफर्म नहीं है, बट ऐसे ही कुछ दोनों के बीच में ट्रेड बढ़ गया है काफ़ी। सो आप इसको कंफर्म कर लेंगे, बस ये भी पॉइंट लिख देंगे तो आपका चल जाएगा। ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि उत्तर साम्यवादी देशों या पूर्व सोवियत गणराज्यों के साथ भारत के संबंधों के बारे में बताइए। भाई, अब रूस के साथ हमारा क्या रिलेशन था या सोवियत संघ के साथ हमारा क्या रिलेशन था, ये तो हमने डिस्कस किया। लेकिन जो अब पूर्व सोवियत गणराज्य हैं जो अलग अलग हो चुके हैं, जो 14 देश अलग अलग हुए थे, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब देशों के साथ हमारा कैसा रिलेशन है भारत का राइट नाउ, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मध्य एशिया गणराज्य वही उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, अर्मेनिया, अजरबैजान, इन सब के साथ राइट नाउ भारत के कैसे संबंध है, इनके बारे में भी 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारत ने साम्यवाद के बाद के सभी देशों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन फिर भी भारत के रूस के साथ सबसे अच्छे संबंध मजबूत है। साम्यवाद का मतलब ये है कि साम्यवाद के अंत के बाद, मतलब साम्यवाद का अंत का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा आई थिंक चीज़ों को ठीक करना होगा। साम्यवाद के भारत ने पूर्व साम्यवादी, यहाँ पे ये स्टेटमेंट होगा, पूर्व साम्यवादी देशों के सभी देशों के साथ, स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। भारत ने पूर्व साम्यवादी देशों के सभी देशों के साथ अच्छे रणनीतिक संबंध बनाए रखे हैं, और उसमें से सबसे अच्छा जो हमारा संबंध है वो रूस के साथ है। रूस के अलावा भारत ने उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान जैसे मध्य एशिया गणराज्यों के साथ, अगेन ध्यान रखना है, ये सारे देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे, जो आज मध्य एशिया देश के नाम से जानते हैं। तो मध्य एशिया गणराज्यों के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक, राजनयिक और रणनीतिक संबंध बना रखे हैं। ठीक है, भारत ने 2012 में कनेक्ट सेंट्रल एशिया यही मध्य एशिया की बात हो रही है, एक पॉलिसी बनाई, नीति बनाई, जिसमें इस नीति के तहत कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति थी, और इसका अर्थ ये था कि भारत मध्य एशिया के देशों के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर करेगा, सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों पर एक समझौते करेगा, एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा भारत, इस नीति के तहत मजबूत करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। कजाकिस्तान भारत का यूरेनियम जो है वो परमाणु ऊर्जा को चलाने के लिए कच्चा माल होता है, यूरेनियम। तो कजाकिस्तान जो है यूरेनियम संसाधन का महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता देश है भारत के लिए। उसके अलावा भारत उग्रवाद और आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी मध्य एशिया गणतंत्र देशों के साथ सहयोग स्थापित कर रहा है, क्योंकि भारत के जितने भी उग्रवादी और आतंकवादी होते हैं वो भागकर पहले इन्हीं मध्य एशिया गणराज्य देशों में चले जाते हैं। तो भारत इनसे सहयोग मांगता है कि उनको पकड़ के हमारे यहाँ भेजो मध्य एशिया, और वो हेल्प भी करते हैं। मध्य एशिया सामरिक रूप से यूरोप और एशिया के बीच में है। मध्य एशिया के जितने देश है, अभी हमने देखा है, जो ये कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, कहाँ गए, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये क्या है, यूरोप और एशिया के बीच में पड़ते हैं। तो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए मध्य एशिया जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। इसलिए भारत चाहता है कि इन मध्य एशियाओं के साथ अपने देशों को संबंध को मजबूत बनाकर भारत यूरोप तक अपनी स्थिति को, अपनी पहुंच को सुनिश्चित करे, और अपनी पहुंच को सुनिश्चित करे। इसलिए स्टूडेंट्स, यह स्थिति भारत के विकास और व्यापार, निवेश, विकास की व्यापक संभावनाएं प्रदान करता है। ठीक है, उसके अलावा भारत तापी परियोजना का हिस्सा है। तापी मीन्स TAPI, तापी मीन्स तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर इंडिया। ये गैस पाइपलाइन है जो तुर्कमेनिस्तान से इंडिया तक आएगी, और ये गैस पाइपलाइन जो है वो कैस्पियन सागर, तुर्कमेनी से अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत आएगी, इसलिए इसका नाम तापी पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान रखना। तो ये भी एक सपोर्ट, दोनों के बीच में एक मध्य एशिया और भारत के बीच में अच्छे संबंधों को दिखा रहा है। भारत कुछ मध्य एशियाई देशों के साथ सैन्य मिलिट्री ड्रिल भी करता है। दोनों देशों की सेना आपस में मिलकर एक ट्रेनिंग करती है। जैसे खंजर नाम का एक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर नाम का है। काज हिंद, काज फॉर कजाकिस्तान, इंद फॉर इंडिया। तो इन दोनों की सेना मिलकर आपस में एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज करती है। और कजाकिस्तान, पता ही है, भारत मध्य एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और भागीदार देश है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, आज पार्ट 3 का अंत होता है। पार्ट 3 टॉपिक हम इसको फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट जो होगा पार्ट 4 में, वो हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और इस टॉपिक में कुछ टाइमलाइंस के क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि पार्ट इतना लंबा पार्ट इसमें इसलिए जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लिया, तो MCQ, कॉन्सेप्ट, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स